इंदौर में भी अब करियर वेल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अब इंदौर में भी करियर वेल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियर वेल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी इन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियर वेल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियर वेल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियर वेल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई आप सभी की। एक बार आप मुझे बताएंगे अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो। रोहित, आमिर, सूरज, शिवम, गौरव, अंकित, ऋत्विक, प्रहलाद, मीना, राम, रोमित, प्यारे लाल, फैजान, स्वीटी, तुषार, सुषमा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ये बच्चा कह रहा था कि केमिस्ट्री की काजल मैम की क्लास नहीं चल रही है। मैम अभी मैम के बेटे का बर्थडे है, आज 15 मई को होता है। मैंने जस्ट अभी विश किया थोड़ी देर पहले ही, तो मैम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर गई हैं। 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो मैम की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया है। सुषमा कुमारी कह रही है, हेमंत, मृत्युंजय, सुबोध, रवि, राहुल, पंकज, अमित कुमार गोस्वामी, रवि, अहिरवहार, पंकज, उमा, सभी को नमस्कार। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। कौन सा बैच है जतिन कुमार भाई तुम्हारा? तो जतिन है ये बच्चा। किस बैच से है आप? कोई गलत बैच तो इसमें क्लास नहीं चल गई? एक बच्चा कह रहा है कि एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है शायद गलत बैच में क्लास तो नहीं चल गई जो बच्चा बोल रहा है। मुझे एक बार चेक कर लेने दो। बस 10 सेकंड का समय देंगे आप मुझे, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। वन सेकंड। चलो, रिकॉर्ड क्लास वेस्ट शो नहीं कर रहे हैं आप, कर देगी भी, काम चल रहा है उस पर, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, क्या देखेंगे? अब कमेंट बाजी बंद कर देना, ठीक है? सॉरी, सुबह सुबह भाई छींक बड़ी आती है। देखो, कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है और मान लो कि इसके सामने जाके आप खड़े हो गए प्लेन मिरर के। ठीक, तो आपको मैंने जाते जाते कल एक बात बताई थी कि प्लेन मिरर की खास बात यह है, ध्यान समझेंगे, कि अगर आपकी हाइट h है तो मैंने आपसे बोला था कि जो प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाएगा उसकी हाइट भी h होगी। तो यहां तक की बात सही है कि अगर आपकी हाइट h है तो जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी h होगी। ठीक है, कमेंट सबका आ रहा है, ये मत लिखा करो, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट की है तो आपकी इमेज की हाइट भी 5 फीट की होगी। यहां पर हम कल गए थे क्लास में और मैंने आपसे कहा था कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। ये हिंदी इंग्लिश में मैंने कल लिखवा दिया था और मैं क्लास में ये मानकर पढ़ाता हूं डेली कि ग्रुप डी एनटीपीसी के जस्ट बात तो नहीं होगा। एक बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन है कि ग्रुप डी जो है उसका पेपर कब होगा। भाई देखो, वो तो
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही डिसाइड करेंगे पेपर कब होगा। और अगर आप बिल्कुल इतना समय वेट किया आपने, ग्रुप डी का जब आपने फॉर्म भरा था, आपको बैच तभी लेने चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जून में तो एनटीपीसी के पेपर चलेंगे, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास पेपर हो ग्रुप डी का। अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो हो सकता है कि उसके बाद भी हो जाए, पर क्योंकि ग्रुप डी में बच्चे बहुत सारे होते हैं, फॉर्म ही 1.25 करोड़ बच्चों ने भरा है, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने भरा है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लैब वगैरह अरेंज करने वगैरह में टाइम लग जाता है, तो उसमें फिर भी थोड़ा समय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम उसका भी कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक शब्द लिखेंगे यहाँ पे हम, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो बेटा इस मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं एम से। अब देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान समझना। मैं इधर साइड में जो काम कर रहा हूं ये रफ वर्क है, रफ कार्य है। देखो अगर आज के बाद मैं कभी आपसे इस क्लास में ये कह दूं कि भाई मैग्निफिकेशन जो है, आवर्धन क्षमता जो है, एक दर्पण की आवर्धन क्षमता 2 है, तो मैग्निफिकेशन 2 सुनते ही, आवर्धन क्षमता 2 सुनते ही आपके दिमाग में क्या फोटो बनना चाहिए। अगर कभी आपसे मैं कहूंगा कि फला एक मिरर है, एक दर्पण है, उसकी आवर्धन क्षमता 2 है, इसका मतलब है कि वो मिरर दुगने साइज की इमेज बनाता है। यानी अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको 12 फीट का दिखा देगा। अगर मैं कभी आपसे कह दूं कि एक मिरर की मैग्निफिकेशन हाफ है, यानी कि वो आपकी इमेज बना देगा आधे साइज की, 6 फीट वाले को बनाएगा 3 फीट का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एक मिरर है, उसकी मैग्निफिकेशन है 5, यानी कि वो 5 गुना बड़े साइज की इमेज बनाएगा। तो मैग्निफिकेशन जितनी होती है, यानी कि वो दर्पण उतनी गुना बड़ी इमेज बनाएगा। तो मैग्निफिकेशन सुनकर बड़े आराम से बता सकते हैं, किसी मिरर की मैग्निफिकेशन 3, यानी कि 3 गुने साइज की इमेज बनाएगा। मैग्निफिकेशन 4 तो 4 गुना साइज बड़ी बनाएगा। मैग्निफिकेशन आधी तो आधी साइज की इमेज बनाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज, प्रतिबिंब, दर्पण कितने गुना बड़ा बनाएगा। अब इस मैग्निफिकेशन जो है, इसका फॉर्मूला देखना। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं एम से, इसका फॉर्मूला होता है HI/HO। HI का मतलब है यहाँ पे जो कल लिखवाया था आपको, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो HI क्या लिखवाया गया था बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब आप एक बार समझो कि मैंने कहा मैग्निफिकेशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर बेटा मैं, आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मिरर जो है वो 5 फीट की वस्तु की इमेज बनाता है 10 फीट की, तो वस्तु है 5 फीट के नीचे 5 आ गया, प्रतिबिंब बना 10 फीट का, तो 5 दूनी 10, तो मैग्निफिकेशन 2 आ गई। तो मैग्निफिकेशन 2 कब आई, जब इमेज दुगने साइज की बन रही है, 5 फीट वाले की 10 फीट की बन रही है। दूसरी चीज, अगर मैं केवल प्लेन मिरर की बात करूं, समतल दर्पण की, और प्लेन मिरर समतल दर्पण के लिए, तो समतल दर्पण के लिए तो हमें पता ही है कि जो वस्तु की ऊंचाई है वही प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होती है। उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होती है बराबर, तो यानी कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगी वो 1 के बराबर आएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो प्लेन मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, हम बोलेंगे 1, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में जो प्लेन मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन 1 याद रखेंगे। दूसरी चीज, आगे चल के मैं बताऊंगा कि जब हम बेटा कभी मैग्निफिकेशन लिखेंगे ना, तो मैग्निफिकेशन के साथ में हम 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, उसका मतलब तो समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन 5 है तो इमेज 5 गुना बड़ी, 12 है तो 12 गुना बड़ी, 3 है तो 3 गुना बड़ी, 1 है तो सेम साइज की। तो प्लेन मिरर जो है इसकी मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है कि सेम साइज की इमेज बनाता है। यहाँ प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है। लेकिन आगे चल के मैं जब आपको मैग्निफिकेशन बताऊंगा तो वैल्यू तो बताऊंगा ही, 2 है कि 3 है कि 4 है कि आधी है कि कितनी है, लेकिन साथ में हम प्लस माइनस का निशान भी लगाएंगे। तो प्लस माइनस का निशान हमें क्या बताएगा, उसे मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी के लिए फिलहाल आप लिख लेंगे जो प्लेन मिरर है इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है +1। ये प्लस क्यों लगाया वो बाद में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में आ जाएगा वो। पर अभी के लिए याद रखना कि जो प्लेन मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन +1 है। 1 का मतलब ये है कि प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, दोनों कट जाएंगे तो इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन 1 आएगी, ठीक है। प्लस क्यों है वो बाद की बात है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बेटा जो प्लेन मिरर है जिसे मैंने कहा कि सेम साइज की इमेज बनाता है, और सेम साइज की इमेज देखते आपने कहा सर मैग्निफिकेशन 1 होगी। अगर ये दुगने साइज की बना रहा होता तो मैग्निफिकेशन 2 लिखते इसकी हम। अब इसमें खास बात हो रही है इसकी, देखो ये जो समतल दर्पण होता है हमारे घर वाला, अगर आप इसके सामने x दूरी पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वो दर्पण में x दूरी पीछे ही बनेगी। जितना आगे खड़े हैं इमेज उतना ही पीछे बनेगी, ठीक है। भाई एक तो ना आपसे मेरा अनुरोध है, एक तो जब तक आपसे चंद्रा जी सजेशन ना मांगा जाए, जब तक आपसे सुझाव ना मांगा जाए तो कृपया करके सुझाव ना दें, है ना। तो मेरा आपसे बहुत बहुत अनुरोध है,
कि सजेशन जिस दिन मांगेगा उस दिन देना। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूं तब तो आप पढ़ते नहीं हो। एनटीपीसी का पेपर आ गया है, ये 6 दिन क्लास ले लो, 4 दिन ले लो, सवा घंटे के ले लो, 2 घंटे के ले लो, शाम को ले लो, रात को ले लो, लिखते रहते हो। फिर उसके बाद टीचर पढ़ा रहा है मेहनत से, उसमें आपको कुछ मतलब नहीं है, और फिर इसमें फिर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे होता नहीं है। तुम दिमाग से कुछ पैदा लो, थोड़े से जो पढ़ाया जा रहा है उसे सुन लो, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना। ये कमेंट बॉक्स केवल इसलिए है और किसी काम के लिए नहीं है कि टीचर क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दो, लगे पागलों की तरह कुछ कमेंट डालने। अच्छा, एक मैंने कहा आपसे कि जो प्लेन मिरर है, आप इसके जितना आगे खड़े होंगे आपकी इमेज, आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। अभी देखने में तो बड़ा आसान शब्द लग रहा है, इस अगर हम इसे 20 मीटर पीछे खड़े होंगे, इमेज 20 मीटर पीछे बनेगी। तो ये होता भी है। आपने अभी सुबह सुबह ब्रश किया होगा, आपके घर में एक मिरर होगा, दर्पण, उसके सामने खड़े होकर आप ब्रश कर रहे होंगे, तो मिरर से आप जितना आगे खड़े होते हैं ना, आपको अपनी इमेज मिरर में उतना ही पीछे दिखती है। अगर आप कभी दूर खड़े होकर ब्रश करना अपने घर में मिरर से, दर्पण से, तो आपको अपनी इमेज थोड़ा पीछे दिखाई देगी। तो समतल दर्पण से आप जितना आगे खड़े होते हैं इमेज बनती है उतना ही पीछे। अभी सिंपल से लॉजिक से भी पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर ध्यान देना लग रहा है। इस अगर हम इससे 20 मीटर पीछे खड़े होंगे, इमेज 20 मीटर पीछे बनेगी। तो ये होता भी है। आपने अभी सुबह सुबह ब्रश किया होगा, आपके घर में एक मिरर होगा, दर्पण, उसके सामने खड़े होकर आप ब्रश कर रहे होंगे, तो मिरर से आप जितना आगे खड़े होते हैं ना, आपको अपनी इमेज मिरर में उतना ही पीछे दिखती है। अगर आप कभी दूर खड़े होकर ब्रश करना अपने घर में मिरर से, दर्पण से, तो आपको अपनी इमेज थोड़ा पीछे दिखाई देगी। तो समतल दर्पण से आप जितना आगे खड़े होते हैं इमेज बनती है उतना ही पीछे। अभी सिंपल से लॉजिक से भी पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर ध्यान देना। अब यहां से आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन ध्यान सुनना, फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर हमने ये ध्यान नहीं दिया या हमने सुना नहीं पूरा। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति प्लेन मिरर के सामने 3.5 मीटर की दूरी पर है, ध्यान सुनना, कितना दूर है, 3.5 मीटर। अगर यह व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ चलना शुरू करे और 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, ध्यान सुनना, 3.5 मीटर दूर था, दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गया, तो अब इस व्यक्ति और इसकी जो इमेज बनेगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति मिरर से 3.5 मीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति दर्पण 3.5 मीटर की दूरी पर है, अगर ये मिरर की तरफ चलना शुरू करे, 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, अब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या है। शिव कुमार का ठीक लग रहा है, रोहित तिवारी का सही है, शिवम का सही है, तुषार कुमार का ठीक है, मोहित का सही है, रमेश जी का ठीक है। अरे सॉरी, इनका तो सबका गलत है, जिनका मैंने सही बोल दिया एक है जिनका मैंने बोल दिया गलत है, एक्चुअल में सही है अंकुश पांडे का, और एक सही है सरजू यादव जी का अभी तक, बाकी सबको गलत है। और अरे डीएस अश्विन का सही है, आमिर खान का सही है, गुड्डू यादव का सही है, सुनील यादव, सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो मैं बताता हूं जितने बच्चे कह रहे हैं 2.9 मीटर उन सबका गलत है, जो 5.8 कह रहे हैं या 580 सेंटीमीटर कह रहे हैं उन सबका सही है। 2.9 वालों का सबका गलत है, इन्होंने क्वेश्चन ध्यान से सुना ही नहीं मेरे कहने के बावजूद। देखो ये व्यक्ति बेटा 3.5 मीटर दूर है, अगर ये मिरर की तरफ चलना शुरू करेगा तो अगर ये 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, तो अब ये मिरर से कितना बचा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई दर्पण से इसकी दूरी कितनी बची, तो मिरर से कितना बचा, ये आप कहेंगे सर 3.5 मीटर था, ये 60 सेंटीमीटर चल गया, तो 3.5 मीटर में से 60 सेंटीमीटर घटाना है। तो जिन बच्चों को नहीं पता यहां पे देखना, 3.5 मीटर का मतलब होता है बेटा 350 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 350 सेंटीमीटर दूर था, अगर ये 60 सेंटीमीटर चलेगा तो यानी कि 290 सेंटीमीटर बचेगा, 290 यानी कि 2.9 मीटर दूर। तो 60 सेंटीमीटर चलने के बाद 2.9 मीटर दूर बचेगा, तो इसकी इमेज भी कितना पीछे बनेगी। आप कहेंगे सर जितना आगे होते हैं उतनी पीछे इमेज बनती है, इमेज बनेगी 2.9 मीटर पीछे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दोनों के बीच की दूरी हो गई 5.8 मीटर। अब ध्यान से सुनना, मैंने पूछा क्या था, मैंने आपसे कहा था एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3.5 मीटर दूर है, अगर ये दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाता है, तो भी दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाएगा, तो इस व्यक्ति और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी पूछी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि 3.5 मीटर दूर है तो 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाएगा, तो दर्पण से कितना बचा, दर्पण से बचा 2.9, इमेज बनेगी 2.9 मीटर पीछे। तो मैंने पूछा था कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपका आंसर जिसका 5.8 मीटर है या 580 सेंटीमीटर है उन सबका सही है। जितने बच्चे कहा था एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3.5 मीटर दूर है, अगर ये दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाता है, तो भी दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाएगा, तो इस व्यक्ति और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी पूछी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि 3.5 मीटर दूर है तो 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाएगा, तो दर्पण से कितना बचा, दर्पण से बचा 2.9, इमेज बनेगी 2.9 मीटर पीछे। तो मैंने पूछा था कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपका आंसर जिसका 5.8 मीटर है या 580 सेंटीमीटर है उन सबका सही है। जितने बच्चे 2.9 मीटर या 290 लिख रहे थे सबका गलत है, एक तो 420 ही लिख रहा था, एक कोई 2.5 लिख रहा है, जिसका जो मन आ रहा है क्लास में वो लिख रहा है। ये जोड़ घटा गुणा भाग का सवाल है, तीसरी क्लास का बच्चा भी सही कर देगा, चौथी क्लास का जिसका मैथमेटिक्स ठीक होगा उसे एक बार बता दो कि जितना आगे खड़े हैं इमेज उतना पीछे बनेगी,
बच्चा समझदार है, उसे पता चल गया कि भैया कितना दूर है, हम 4 मीटर, 1 मीटर चले तो 3 मीटर बचे, इमेज 3 मीटर पीछे बनेगी, 3 और 3 6 हो गया। 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को। चलो तुम्हारा सम्मान बचाने के लिए हम एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ये इज्जत बचाने वाला है माहौल। देखो इस बार की गलती जो है फिर वो दो जगह की तरफ लेके जाएगी। दो जगह समझ रहे हो तुम, नरक की तरफ। भगवान भी माफ नहीं करेगा कि इतना सुनने के बाद तो सही नहीं कर पा रहा है, तो 2 कोड़े फालतू लगाए जाए। अलग से लिखा जाएगा, ये लिख रहे होंगे ऊपर बैठ के चित्रगुप्त जी, जो भी गलत करेगा। ये बेटा एक मिरर है हमारे पास में, इससे मैं 6 मीटर की दूरी पर हूं। मान लो किसी प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु 6 मीटर की दूरी पर है। अगर ये वस्तु मिरर से दूर चलना शुरू करे और 1.5 मीटर दूर चलकर रुक जाए, तो अब इस वस्तु और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी क्या होगी? मिथुन कुमार हम इसका आंसर दे चुके हैं, हर 10 मिनट में नहीं देंगे कि जब तुम्हारा मन करेगा क्लास में आ जाओगे और हर 10 मिनट में एक ही बात को रिपीट करें। देवराज, अंकुश पांडे, ऋतिक का सही है, विपुल का सही है। अरे सारे सारे स्वर्ग में जा रहे हो तुम तो। आमिर खान सबका सही है, सुराजू का सही है, पूजा, एस कुमार, शिव। अरे किसका है? देखो ये कहा गया, एक तो ये कौन है, धुरंधर, अंकित यादव, इसका नोट कर लिया गया है ना। एक ये इस्तिका इशिता दत्त, ये भी, ये 2-3 बच्चे जो हैं, एक और बता रहा था कोई 9 मीटर, एक 7.5, इन सबका गलत है। बेटा एक चीज बताओ, आप एक मिरर से 6 मीटर दूर हैं, अगर आप 1.5 मीटर और दूर चले जाएंगे तो मिरर से आप कितना दूर हो गए? 7.5 मीटर। आप सुनते नहीं हो क्या? ध्यान से पूछ क्या रहा टीचर, ऐसे आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो। मैंने कहा कि आप 6 मीटर दूर हैं, अगर 1.5 मीटर और दूर चले गए तो अब इस वस्तु जो 6 मीटर दूर थी, 1.5 मीटर और दूर गई, इस वस्तु और इसका जो प्रतिबिंब इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी पूछा था मैंने, तो 7.5 मीटर दूर हो गए, तो इमेज भी 7.5 मीटर दूर बनेगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर की है, 15 मीटर। जिनका आंसर 15 मीटर आया उनका सही है, बाकी आप समझ गए हो। रोबिन कुमार भी 7.5 बता रहा है, एक अंकित यादव 14 बता रहे हैं। गड़बड़ हो गया मामला। सुबह सुबह उठते ही जो किताब नहीं होती, किताब होते से हमारे अच्छे पुण्य लिखे जाते हैं और पाप लिखे जाते हैं, उन पाप वाले क्रम में एक लाइन ऐड हो गई कि मास्टर के जोड़ घटा गुणा का सवाल बच्चा कर नहीं पाया, 3 बार बताने के बाद भी घर वालों के पैसे उन्होंने खराब किए हैं, तो 2 कोड़े अलग से लिखे जाएं। 15 मई 2025 को सुबह 8 से 9 के बीच में। बड़ा काम हो गया है और इसकी माफी भी नहीं है। इसकी माफी वही है कि बस एक सोल्यूशन इसका ये है, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे, वो कहता था भाई साहब इसका उपाय बताओ, उसका उपाय कुछ होता था, उसका उपाय यही है कि आपको सिलेक्शन लेकर ही आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं इसका। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आ जाओ। अब एक चीज और देखना सभी, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेन मिरर के सामने अगर 6 फीट का व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी इमेज 6 फीट की बनेगी। अब जैसे मेरी हाइट जो है लगभग 6 फुट 2 इंच के आसपास की है, आपको लगता भी होगा इसमें, पता चल रहा है कि नहीं। और अगर मैं किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी इमेज 6 फुट 2 इंच की बनाएगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या है कि अभी मेरे घर में इतना सा मिरर है जिसके सामने मैं खड़ा होकर सुबह को ब्रश करता हूं, तो मिरर तो छोटा है, तो उसमें मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख ही नहीं पाती। हाँ, जितना भी हिस्सा दिखता है वो सेम साइज का दिखता है, यहां तक का दिखेगा, सेम साइज दिखेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे घर में एक ऐसा मिरर हो, एक ऐसा दर्पण हो जो पैर के अंगूठे से लेकर सर तक मेरी पूरी की पूरी इमेज दिखा दे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच की है, या मान लो 6 फीट की, मान लो सिंपली 6 फीट की है, और मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, तो मुझे कम से कम कितनी लंबाई का मिरर लेकर आना चाहिए कि बात बन जाए? तो 6 फीट के व्यक्ति को अपनी पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए कितने फीट का मिरर लेकर आना पड़ेगा? सुराजू ने एक ठीक आंसर दिया है हमें, शिवम का, रमेश का गलत हो गया है, अंकुश पांडे का ठीक है, ऋत्विक का गलत है, नवीन का सही है, दियांशु का सही है, एस कुमार का गलत है, संप्रीत का गलत है, गुड्डू का सही है। यार ये क्वेश्चन तो बड़ा फेमस है, ये पूरी क्लास में एक आध बच्चा गलत आंसर देता है और आपकी क्लास में 30% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। रिंकू सागर का भी गलत हो गया, अंकिता का भी गलत हो गया, अल्तमश का ठीक है, विक्रम का सही है। देखो बेटा, अगर मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे अपनी पूरी की पूरी लंबाई मिरर में देखनी हो ना, तो मुझे 6 फीट लंबे मिरर को लाने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा फालतू खर्च नहीं करना है। अगर मैं 6 फीट का हूं, अगर मैं उसका आधा कर दो, 6 का आधा कितना 3, अगर मैं 3 फीट का मिरर भी लेके आ गया ना, उसके अंदर भी मैं पूरी लंबाई देख सकता हूं। तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट लंबे मिरर की आवश्यकता नहीं है, उसका काम अगर वो अपनी लंबाई से आधे लंबाई का मिरर लेके आ जाए तो भी पूरी लंबाई दिख जाएगी। आप हो गया गजब कर रहे हो, व्यक्ति 6 फीट का है, उसकी इमेज बन रही है 6 फीट की, तो 6 फीट की जो इमेज है वो 3 फीट के मिरर में कैसे एडजस्ट होगी, यहां बड़े ध्यान समझना। देखो पहले आप ये समझो कि हमें कोई चीज दिखती क्यों है। आपको अपने घर की दीवार, सोफा, बेड, खाट, पेड़ पौधे, कुछ भी क्यों दिख रहा है? कोई वस्तु हमें आने वाला बल्ब का या सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर टकराने के बाद में हमारी आंख तक पहुंच जाए। तो कोई वस्तु जब प्रकाश को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करती है, तो उस रिफ्लेक्टेड प्रकाश की वजह से वस्तु हमें दिखती है। अगर मुझे अपनी इमेज देखनी है पूरी की पूरी,
तो पूरी इमेज हम मुझे कब दिखेगी? अगर मुझे सर वाला हिस्सा और ये पैर वाला हिस्सा एक साथ दिख जाए, अगर मुझे एक ही साथ ये भी दिख रहा हो किसी व्यक्ति का, ये भी दिख रहा हो, तो बीच का तो दिखेगा ही, तो मुझे पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। तो अगर मुझे इस पैर का अंगूठा देखना है तो अंगूठा कब दिखेगा? कि यहां से चलने वाली लाइट जो है मेरी आंख तक पहुंच जाए, यानी कि पैर का अंगूठा दिख गया। ठीक उसी टाइम पर सर की चोटी से चलने वाली लाइट भी मेरी आंख तक पहुंच जाए, यानी सर भी दिख गया। यानी अगर मुझे पूरी की पूरी इमेज देखनी है, बड़े ध्यान समझना पूरा गेम, अगर मुझे पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो मुझे केवल यहां से लेकर यहां तक इतने बड़े मिरर की आवश्यकता है, बस इतने बड़े मिरर की। इतने से मिरर में ही मेरा सर, आंख, गर्दन, पेट, घुटने, पैर सब कुछ एडजस्ट हो जाएंगे। यानी ये पूरी की पूरी मुझे इमेज देखनी होती है तो मेरी आंख पर इस पॉइंट और इस पॉइंट से अगर एक साथ लाइट मेरी आंख तक पहुंचे तो दोनों चीजें एक साथ दिखेंगी, बीच को तो फिर दिखी जाएंगी। यानी पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए दर्पण का केवल मुझे इतने भाग की आवश्यकता है। ये नीचे वाला एक्स्ट्रा है, आसपास का फर्श दिखाएगा, ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा है, आसपास की छत दिखाएगा, तो इतने में काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपकी हाइट h है, इमेज भी h हाइट की बनती है, तो ये जो मिरर है जितना हमें चाहिए ये एग्जैक्ट इसका आधा ही है, h/2 ही है। ये आपको कैसे पता चला? इसके थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ज्यामिति का, उसे ध्यान समझना। देखो ये जैसे कि आपको मैथ के टीचर पढ़ाएंगे, जो भी आपको मैथ पढ़ा रहे होंगे, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इस AB का मिड पॉइंट ले लो D और AC का मिड पॉइंट ले लो E, ठीक है। अगर बेटे मैं इस मिड पॉइंट D और E को आपस में मिला दूं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा। तो अगर आपको मैथ के टीचर पढ़ाएंगे, अगर त्रिभुज ABC का AB का मध्य बिंदु D लें, AC का मध्य बिंदु E लें, जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो D जो होगा ना, ये तो BC के समानांतर होगा, पैरेलल। दूसरा जो D है BC का आधा होता है। अगर ये BC 2 मीटर है तो ये होगा 1 मीटर, अगर ये 20 है तो ये होगा 10, ये 4 है तो ये होगा 2। अब यहाँ पे एक चीज देखना, हम जितना आगे खड़े होते हैं इमेज बनती है उतना ही पीछे, यानी कि मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट होंगे, अगर ये हाइट h है तो ये वाली जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी ठीक आधी बनेगी। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो आपको याद रखना कि हमारी लंबाई की आधी, इसी तरह रट्टा मार लेना, याद कर लेना जो भी, कि व्यक्ति 5 फीट का है तो 2.5 फीट के मिरर में भी पूरी इमेज देख सकता है। तो यहां पर लिखेंगे हम 2C फुल इमेज, हिंदी में लिखवा दूंगा, अभी बुरा मत मानना, 2C फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ, 2C फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ। हिंदी में लिखेंगे पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आधी होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि पूरी इमेज देखने के लिए आपको कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? बेटा मैटर ही नहीं करता। अगर आपको अपनी पूरी की पूरी लंबाई देखनी है, आप इससे 5 मीटर दूर खड़े हो, 4 मीटर खड़े हो, 10 मीटर दूर खड़े हो, आपको इमेज पूरी दिखाई देगी। तो बस इसमें होता क्या है, अगर आपको अपनी पूरी की पूरी लंबाई देखनी है, आप इससे कितना दूर खड़े हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मिरर दीवार पर चिपकाना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप हैं 6 फीट के और 3 फीट का मिरर लेके आ गए और चिपका दिया उसे टांड के पास, छत के पास, ये बिल्कुल से फर्श से मिला के चिपका दिया। अब एक बच्चे ने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं इसे। देखो, जैसे अगर आपको कभी घर में ट्राई करना हो तो आप कैसे करेंगे? बेटा मान लो कि दीवार है, ठीक है, और ये मान लो कि आप हैं, ये मान लो कि ऐसे यहाँ पे ये फर्श है, ठीक है। हाँ, ध्यान समझना। अब आप अपने घर की दीवार थी, इसके सामने आप खड़े हैं, आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है। तो ये नहीं कि आप 6 फीट के हैं और आप 3 फीट का मिरर लेके आए और यहाँ पे आपने फर्श से मिला के यहाँ पे लगा दिया 3 फीट का, तो पूरी लंबाई नहीं दिखेगी। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे छत से चिपका के लगा दिया तो पूरी लंबाई नहीं दिखेगी। तो वो दिखेगी कैसे? उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने शरीर की लंबाई पता होनी चाहिए कितनी है। जैसे मान लो कि आपकी लंबाई है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर मोटा मोटी 6 फीट के आसपास बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अभी आपकी लंबाई पता चल गई आपको कि 180 सेंटीमीटर है। अब इस लंबाई को 2 हिस्सों में चेक करो। ये बेटा मान लो कि आपका सर है, ये आपकी आंखें हैं, यहाँ पे आपके पैर चिपके हुए फर्श पे। तो आप अपने शरीर की लंबाई को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक जो है
आंख से ऊपर लंबाई कितनी है और एक आंख से नीचे कितनी है। ठीक, तो अगर आप टोटल 180 सेंटीमीटर के हैं तो मान लो कि आंख से ऊपर आपकी लंबाई जो आई वो आई 30 सेंटीमीटर की, तो आंख से नीचे कितनी बचेगी 150 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या करना, दीवार के पास जाना, दीवार के पास, तो दीवार के पास जाकर एक निशान तो लगा लेना जहां पे आपका सर बनेगा दीवार पे। ये दीवार है, ये ठीक है, ये दीवार है, एक निशान बना लेना दीवार सर के आसपास, एक बनाना आंख के आसपास, और यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, एक नीचे फर्श हो गया। अब अगर आप 180 सेंटीमीटर के हैं तो मार्केट से मिरर कितना लेके आएंगे, आप कहेंगे सर 180 का आधा होगा 90, तो मार्केट से मिरर लेके आए 90 सेंटीमीटर का। अब इस 90 सेंटीमीटर के मिरर को लगाना कैसे, उसे ध्यान से देखना। देखो बेटा, आंख और सर के बीच में आपकी लंबाई कितनी थी 30 सेंटीमीटर की, तो आपको दीवार पर मिरर ऐसे लगाना है कि आंख से ऊपर जो मिरर है वो कितने सेंटीमीटर ऊपर जाए, 15 सेंटीमीटर। यानी कि मिरर आप ऐसे लगाएंगे कि दीवार पे, जहां पे आपने दीवार पर निशान बनाया था ना अपने सर की जगह, आंख की जगह और नीचे पैर, तो आंख से सर तक की लंबाई कितनी थी आपकी 30, तो मिरर ऐसे लगाना है कि आंख से ऊपर 15 सेंटीमीटर रहे और आंख से नीचे कितना रहे, आंख से नीचे कितना 150 का था, कितना बनेगा 75। यानी कि आपको जो 90 सेंटीमीटर का मिरर लगाना है वो दीवार पे ऐसे लगाना है कि आंख से ऊपर उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर की रहे और आंख से नीचे 75 की। अगर इस लोकेशन पर मिरर लगा होगा, अब आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिखाई देगी। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले ऐसे मैं अगर इसी बोर्ड पे करूं, मैं सबसे पहले मान लो कि दीवार है, मैं जाऊंगा एक निशान बना लूंगा सर के पास, एक बना लूंगा आंख के पास। ठीक है, ये मैंने निशान बना लिया। अब मार्केट से मिरर लेकर आऊंगा तो आंख से ऊपर जितनी भी मेरी लंबाई है, ठीक उससे आधी लंबाई ऊपर से मिरर लगाना शुरू करूंगा, बस हो गया काम। तो ये मिरर अगर ऐसे लगा होगा दीवार पे तो पूरी लंबाई दिखेगी। ये नहीं कि सर मेरा यहां पे है, आंख मेरी यहां पे है और पैर मेरे यहां पे है, मार्केट से आधी लंबाई का मिरर लेके आया और यहां पे ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया कहीं, या फिर ऐसे लगा दिया, तो उसमें लंबाई नहीं दिखेगी। तो ये फिर आगे पीछे कहीं भी खड़े हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको जो पेपर के हिसाब से ध्यान रखना है वो केवल ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति 6 फीट का है, पूरी लंबाई देखने के लिए मिरर की लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की आधी। ठीक, अच्छा दूसरा एक चीज और देखना, एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा। अगर ये व्यक्ति जो है ये इस प्लेन मिरर की तरफ को v स्पीड से चलना शुरू कर दे, ये व्यक्ति जो है इसने दर्पण की तरफ को v स्पीड से भागना शुरू कर दिया, v स्पीड से, तो जो इसकी इमेज की स्पीड होगी वो क्या होगी, उसके दो आंसर बनते हैं, उसे बड़े ध्यान समझना। देखो ये एक मिरर है, ये मान लो कि मिरर तो फिक्स है भाई, दीवार पर चिपका हुआ है। ठीक, अगर मैं इस मिरर की तरफ को 3 कदम रखूंगा तो ये इमेज भी तो मिरर की तरफ को 3 ही कदम रखेगी। यानी अगर मैं इसकी तरफ को 20 स्पीड से चलूंगा तो इमेज भी दर्पण की तरफ को 20 स्पीड से ही चलेगी। तो अगर पेपर में पूछे कि एक व्यक्ति मिरर की तरफ को 5 की स्पीड से चल रहा है, व्यक्ति मिरर की तरफ को चल रहा है 5 की स्पीड से, तो इसकी इमेज की स्पीड दर्पण के लिए क्या होगी, मिरर के लिए पूछेगा तो 5 ही बताएंगे। अगर आप मिरर की तरफ को 10 की स्पीड से चलेंगे तो इमेज की स्पीड भी दर्पण को तो 10 ही दिखेगी। अगर आप चलेंगे 12 से तो दर्पण को स्पीड 12 ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां खड़ा हूं, एक बच्चा मान लो मेरे साथ यहां खड़ा है, सुबोध, मैं इधर को भाग रहा हूं 60 की स्पीड से, सुबोध मेरे साथ साथ भाग रहा है 50 की स्पीड से। अगर मैं 60 की स्पीड से भागते भागते सुबोध से पूछूं, हाँ भाई सुबोध मेरी स्पीड कितनी है, ये कहेगा गुरुजी आपकी स्पीड तो 10 है। मैं कहूंगा तो पागल है, मैं तो 60 से भाग रहा हूं। ये कहेगा भले आप 60 से भाग रहे हो पर सर 50 से मैं भी तो भाग रहा हूं, तो 60 में से 50 इसने कवर कर लिया, इसे मेरी स्पीड 10 दिखेगी मात्र। लेकिन अगर हम दोनों अपोजिट भाग रहे होंगे तो इसे मेरी स्पीड 110 दिखेगी। अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है, सेम डायरेक्शन में घटते हुए, हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो अगर पेपर में ये पूछ ले कि एक व्यक्ति मिरर की तरफ को v स्पीड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड इस व्यक्ति के लिए जो भाग रहा है उसके लिए कितनी होगी, तो बताएंगे 2v। ध्यान समझना सारे गेम को। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लड़का दर्पण की तरफ 4 की स्पीड से भाग रहा है, लड़का 4 की स्पीड से भागा तो इमेज की स्पीड 4 ही होगी दर्पण के लिए। अगर वो दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो 4 ही बताएंगे, भाई दर्पण तो रुका हुआ है, 4 से आप भाग रहे तो 4 की स्पीड दिखेगी दर्पण को इसकी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैं 4 की स्पीड से भाग रहा हूं दर्पण की तरफ तो मेरी इमेज की स्पीड मेरे लिए कितनी होगी, भाग रहे व्यक्ति के लिए तो डबल कर देंगे 8। अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। मैंने कहा कि एक लड़का 5 की स्पीड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड क्या 5 दर्पण के लिए, लेकिन भाग रहे लड़के के लिए कितनी 10, क्योंकि जो भाग रहे होते हैं ना उनके लिए अपोजिट में स्पीड जुड़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है तो उसे तो ये दिखेगा 5 से भाग रहा है, 5 से भाग रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे की स्पीड 10 दिखाई देगी। इस बात को हम लिखेंगे, आप समझ जाओगे। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि
वस्तु के सापेक्ष 2v होती है। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट moves if an object moves towards a plane mirror if an object moves towards a plane mirror with a speed v comma the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with respect to object। एक बार इसे उतार लो, ठीक है? ये बात समझ में यहां तक की? अरे हाँ या ना? एक सेकंड बोलो। एक बच्चा कह रहा है क्लास 8:05 से शुरू कर लिया करो। क्लास 8 बजे का मतलब है 8 बजे, 8:01 पे भी नहीं होगी। तुम कह रहे हो 8:05 की बात है? भाई साहब कह रहे हैं कि 8:05 पे, 8:01 भी हमारे लिए लेट है भाई। मैं तो 8 बजे स्टार्ट कर देता हूँ एग्जैक्ट, वो आपके पास तक 8:01 पे लाइव होती होगी, वो अलग चीज है। थोड़ा सा टाइम लैग आ जाता है टेक्नोलॉजी में। अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या सही करो, हमारी क्यों खराब करवा रहे हो? अब मैं पूछ तो रहा था, शायद ये AWTPO वाले बच्चे कह रहा है कि उसमें हो गया क्या ये? मैं चेक कर रहा था, मैंने पूछा भी था एक बच्चे से कि गलती से क्लास तो नहीं लगी है किसी बैच में ना, कई बार मर्ज हो जाता है, गलत की पहुंच जाती है उनके पास। एक बच्चा बोल रहा है, तो मैंने कहा था आपसे कि बता दो एक बार मुझे, ये किसी बैच में शायद मुझे लग रहा है कि ये रेलवे स्पेशल ग्रुप डी वाले बैच के साथ में एक कौन से बैच की जिसमें ऑप्टिक्स हो गया है उसके साथ मर्ज हो गई है शायद। और मैंने पूछा भी था, तुम लोग बताते नहीं हो यार, क्योंकि ना इतने सारे बैच है, कई बार गलत की पहुंच जाती है, उस वजह से गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपने बताया नहीं, पूछा था मैंने। हाँ देखो, इस वाले बैच में हो गया ये। ओहो, चलो कोई नहीं, मैं इसे बोल के ना हटवा दूंगा। इसमें गलत लग गई है क्लास, नहीं है? कोई बात नहीं, इसे हम हटवा देंगे, ये गलती से चला गया ये। एक्चुअली क्या ना, बैच बहुत सारे होते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें अगर किसी बैच में पढ़ा दिया है, वो क्लास चल गई है सेम टॉपिक, तो कई बार ऐसा होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंच गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो कोई नहीं, से हटवा देंगे। लास्ट की 2-3 क्लास आपके बैच से आपके में कोई नया चैप्टर शुरू करवा देंगे शाम वाले कोई टाइमिंग में ना। ये मान के चलो कि जिस बैच में हो गया ऑप्टिक्स, ये 7:45 से कल से आपकी क्लास शुरू कर देंगे हम, ठीक है? तो मुझे लग रहा है शायद वो मर्ज होगी गड़बड़ ना, गलती से है, तो हमारे से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई या पीछे से होगी, वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। चलो अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देखना, वो क्या है। एक क्वेश्चन ये करना भाई, ये करो। इसे लिखा है कि एक प्रेक्षक एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। दर्पण के संबंध में प्रतिबिंब की गति क्या है? ये बताओ। देखो,
ये कह रहा है कि समतल दर्पण केवल 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। दर्पण के संबंध में पूछ रहा है। तो बेटा अगर आप दर्पण की तरफ 4 की स्पीड से चलेंगे तो आपकी इमेज की स्पीड क्या होगी? अगर दर्पण के लिए पूछेगा तो 4 ही होगी। अगर आप दर्पण की तरफ 4 की स्पीड चलेंगे तो इमेज की स्पीड भी कितनी होगी? 4। आंसर बनेगा इसका ए ऑप्शन, क्योंकि उसने दर्पण के रेस्पेक्ट में पूछा है, दर्पण के सापेक्ष। तो और पेपर में दर्पण के, तो बेटा अगर आप दर्पण की तरफ 4 की स्पीड से चलेंगे तो आपकी इमेज की स्पीड क्या होगी? अगर दर्पण के लिए पूछेगा तो 4 ही होगी। अगर आप दर्पण की तरफ 4 की स्पीड चलेंगे तो इमेज की स्पीड भी कितनी होगी? 4। आंसर बनेगा इसका ए ऑप्शन, क्योंकि उसने दर्पण के रेस्पेक्ट में पूछा है, दर्पण के सापेक्ष। तो और पेपर में दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो सेम बताया था मैंने कि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलेगी तो प्रतिबिंब की चाल भी v होगी दर्पण के सापेक्ष। अगर वो बोलता है कि वस्तु 20 चाल से चल रही है तो प्रतिबिंब की चाल वस्तु के लिए क्या होगी? तो अब 8 बताते तब भी आंसर बनता आपका। ये आंसर है इसका। ध्यान से पढ़ो कि उसने किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। द स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दर्पण के सापेक्ष पूछ रहा है वो। एक क्वेश्चन करो 2, क्वेश्चन नंबर 2। खुसरुद्दीन, मनीषा, राजेश, शिवांशु, पंकज करते रहो। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए ताकि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें? देखो इसने कहा कि मान लीजिए कि आप एक दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए? पूरा प्रतिबिंब। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपकी जो मिरर की जो हाइट है वो आपकी हाइट की होनी चाहिए आधी। बहुत सारे बच्चे दूसरे का आंसर ए बता देते हैं। बेटा यहाँ पे 1 मीटर जो है ना वो व्यक्ति की लंबाई नहीं दी, उसने 1 मीटर ये बताया कि मान लो कि आप दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े हैं तो इससे तो केवल आपको ये पता चल रहा है अगर आप दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर बनेगा। लेकिन वो कह रहा है कि पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए? आपकी लंबाई की आधी। यहाँ पे 1 मीटर व्यक्ति की लंबाई नहीं है, 1 मीटर उसकी दूरी है, तो आप ए पे टिक मत लगा देना, जैसे कि आकाश गुप्ता ने ए पे टिक लगा दिया इस क्वेश्चन में, बाकी अनुराज ने भी ए लिख दिया। तो कई बार आप पेपर में पढ़ के जाएंगे लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाओगे। भाई इसमें अगर वो कहता है कि 4 मीटर दूर खड़े हैं तो भी मैं 4 मीटर पीछे बनती, लेकिन मिरर तो लंबाई का आधा ही चाहिए। आप 3 मीटर आगे खड़े होते इमेज बनती 3 मीटर पीछे, मिरर तो आधा ही चाहिए। तो वो वहां पर बच्चे क्या सोचते हैं पढ़ते पढ़ते एग्जाम के प्रेशर में, उन्हें लगता है कि 1 मीटर जो है वो लंबाई दे रखी है व्यक्ति की, 1 मीटर व्यक्ति की लंबाई नहीं, वो तो मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। ठीक, अच्छा दूसरी चीज वापस आते हैं। अब बेटा जो प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, ये इमेज बना रहा है, इसके बारे में 2-3 बातें तो पता चल गई कि जितना आगे व्यक्ति खड़ा होगा इमेज उतना ही पीछे बनेगी, इमेज सेम हाइट की बनेगी, ये हमें पता चल गया। अब इस इमेज का हम नेचर देखेंगे कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता बहुत, ये किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आएगा। यार लेबोरेटरी वाला नहीं हो पाएगा भाई, लेबोरेटरी वाले का पूरा कवर नहीं होगा। जो लैब असिस्टेंट वाला होता है ना पेपर, उसमें हेल्प तो करेगा पर हम कोई लैब असिस्टेंट के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे बैच ना। अच्छा अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि प्लेन मिरर में जितना आगे खड़े इमेज उतना पीछे बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, पता चल गया। अब प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो उल्टी है कि सीधी है, टेढ़ी है, मीडी है, कैसी है, उसका नेचर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा उसकी प्रकृति। ठीक है, हमारे पास में यहां पे एक चीज देखना कि ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, जितने आप हैं उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सब कुछ पता चल गया आपको। अभी जो इमेज बन रही है, एक तो आपको दिख रहा है सब सीधी है, भाई सर की जगह सर दिख रहा है, पैर की जगह पैर दिख रहे हैं, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज बनाता है सीधी, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। लेकिन बेटा जो इमेज सीधी होती है ना, उसके साथ में आप हमेशा एक शब्द अपने आप से जोड़ के लिखोगे। फिजिक्स पढ़ते समय अगर कोई प्रतिबिंब, कोई इमेज सीधी हो तो आप हमेशा बोलोगे इमेज सीधी आभासी है, इरेक्ट यानी कि सीधी वर्चुअल है। तो सीधे के साथ में आभासी शब्द, इरेक्ट के साथ में वर्चुअल का मतलब क्या होता है? सीधी इमेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई इमेज सीधी है, जैसे ये इमेज सर की जगह सर, पैर की जगह पैर है, इमेज सीधी है, तो सीधी इमेज आभासी, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि इस इमेज को केवल आप मिरर में ही आभास कर सकते हैं, इस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पे उतार नहीं सकते। जैसे आपके घर में प्लेन मिरर है, अगर आप इसके 5 मीटर आगे खड़े हैं ना, आपको अपनी इमेज 5 मीटर अंदर को ही महसूस होगी। ठीक 5 मीटर पीछे अगर आप एक स्क्रीन पर्दा लगा देंगे, उस स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगी है। भाई घर वाला मिरर तो दीवार पे चिपका होता है,
उसके पीछे तो दीवार है। अगर आप उससे 500 मीटर आगे खड़े हैं, इमेज मिरर के अंदर को ही 500 मीटर अंदर को केवल आभास होगी। उस इमेज को 500 मीटर पीछे पर्दा लगा के हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो ये आभासी प्रतिबिंब है जिसे स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। तो लिखेंगे हम नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन में लिखेंगे। ये इमेज कैसे बनाता है? इरेक्ट, वर्चुअल, सीधी, आभासी। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, आभासी, एंड, और। देखो बेटा, प्लेन मिरर इमेज सीधी तो बनाता है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। कमेंट शो नहीं होता, मेरे पास होमवर्क है भाई, आपके पास क्यों शो होगा? हमारे पास होंगे कमेंट शो। देखो अब मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, ये खड़ा हो गया मैं, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, इमेज बन गई सीधी, आभासी है, केवल आभास कर सकते हैं। एक खास बात और देखना, अभी आप अपने घर में मोबाइल लेकर ही किसी प्लेन मिरर के सामने पहुंच जाओ और अपना राइट हैंड उठाना, दाहिना हाथ। बेटा जो मिरर में हाथ उठेगा वो लेफ्ट होगा। मेरे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो मिरर में लेफ्ट महसूस होता है, लेफ्ट वाला राइट होता है। ये रीजन भी पढ़ा होगा ना आपने, मिरर इमेज, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो कैसे बना रहा है? सीधी, आभासी, और लेफ्ट का राइट का लेफ्ट, इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। सर पैर की जगह पैर। कमेंट शो नहीं होता, मेरे पास होमवर्क कह रहे हैं भाई, आपके पास क्यों शो होगा? हमारे पास होंगे कमेंट शो। देखो अब मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, ये खड़ा हो गया मैं, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, इमेज बन गई सीधी, आभासी है, केवल आभास कर सकते हैं। एक खास बात और देखना, अभी आप अपने घर में मोबाइल लेकर ही किसी प्लेन मिरर के सामने पहुंच जाओ और अपना राइट हैंड उठाना, दाहिना हाथ। बेटा जो मिरर में हाथ उठेगा वो लेफ्ट होगा। मेरे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो मिरर में लेफ्ट महसूस होता है, लेफ्ट वाला राइट होता है। ये रीजन भी पढ़ा होगा ना आपने, मिरर इमेज, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो कैसे बना रहा है? सीधी, आभासी, और लेफ्ट का राइट दिख रहा है, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट, इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, पार्श्व रूप से उल्टी, कि दाएं का बायां दिखाना, बाएं का दाएं दिखाना। तो हम बोलेंगे एंड लेटरली इन्वर्टेड। सीधा, श्योर। लेटर इन्वर्टेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? पार्श्व बोलते हैं शायद। सीधा, पार्श्व रूप से उल्टा। लेटर इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, सीधा, आभासी, और पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, पार्श्व रूप से उल्टा। यानी कि इमेज सेम साइज की बनती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम डिस्टेंस से बनती है बता चुका हूं। इमेज बनेगी सीधी, आभासी, और पार्श्व रूप से उल्टी। अच्छा, मैंने आपको आज एक चीज बताई थी कि जब हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, तो मैंने कहा था इसके साथ में हम प्लस माइनस का निशान भी लगाते हैं। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं एम से, तो मैग्निफिकेशन है एम। बेटा मैग्निफिकेशन जो है ये प्लस कब लिखते हैं, माइनस कब? मैग्निफिकेशन प्लस तब लिखी जाती है अगर इमेज जो है वो सीधी हो। तो सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा तो मैग्निफिकेशन लिखेंगे प्लस में। अब याद करो, मैंने आपको आज लिखवाया था कि समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन +1 है, +1। तो प्लस का मतलब है कि प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाता है, सीधी, ठीक है। और अगर कभी मैं मैग्निफिकेशन उल्टी लिखवा दूं, आगे हम पढ़ेंगे अवतल उत्तल दर्पण, नेगेटिव लिखवा दूं, यानी समझ लो कि वो इमेज बनाएगा उल्टी, इनवर्टेड। उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव, ठीक है। तो मेरा नाम आकाश है, गलत हो गया है, कैसे करें? कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है? विकास कुमार करें, साइंस 9 से हो सकता है, क्या हो सकता है पहले बताओ। बड़े बड़े स्पून में कभी पैर ऊपर नीचे दिखते हैं, ये सुबह जब हम अवतल दर्पण पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसे लिख लो पहले पॉइंट को। कल हम इसमें प्लेन मिरर को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि प्लेन मिरर और साथ में आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो जाए, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बड़ा टॉपिक इसी के अंदर ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन अपवर्तन शुरू करेंगे, ठीक है। कल वाली पीएनजी आपको आज मिल जाएगी, आज वाली मिलेगी कल, ठीक है। क्योंकि मैं सारी पीएनजी शाम को एक साथ भेजता हूं, ठीक है। तो आज वाली कल वाली मिल जाएगी आपको अभी 11-12 बजे तक, टेंशन मत लो उसकी। नहीं, लेबोरेटरी वाला नहीं भाई, लेबोरेटरी वाला अलग बैच चलता है। ये रेल वाले बच्चों को लेबोरेटरी का थोड़े ना पढ़ाएंगे हम। ये जो स्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, इनका सिलेबस मोर और लेस सेम जैसा है, लेबोरेटरी का बिल्कुल अलग है, तो अलग चीज है। थैंक यू।